जारी हुई सतत विकास रिपोर्ट 2025 भारत को मिला 99वां स्थान। शीर्ष पहले 3 देशों में शामिल हुए फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। वैज्ञानिकों ने खोजा एक नया ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव रखा गया। इसका नाम फ्रांस की एक महिला में की गई है इसकी पुष्टि। फिनलैंड ने ओटावा कन्वेंशन से पीछे हटने की घोषणा। रूस से होने वाले सैन्य खतरे को बताई वजह एंटी पर्सनल लैंडमाइन से संबंधित है ओटावा कन्वेंशन। केंद्र सरकार ने RBI के साथ मिलकर उठाया एक बड़ा कदम। लॉन्च करेगी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए काम करेगा यह नया प्लेटफॉर्म। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 हुआ जारी। कोपेनहेगन बना दुनिया का सबसे योग्य रहने वाला शहर। 141वें स्थान पर है भारत के दिल्ली और मुंबई। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। अमेरिका ने इस हमले में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। बता दें कि B-2 स्पिरिट एक अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर यानी बम वर्षक विमान है जिसे नॉर्थरोप ग्रुमन ने विकसित किया है। इसे आमतौर पर B-2 बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी बेहतरीन स्टेल्थ तकनीक, लंबी उड़ान रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे पहली बार 1980 के दशक में डिजाइन किया गया था और इसे 1997 में पूरी तरह से सेवा में लाया गया। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी खास मेटल इसे रडार से पकड़ने में बचाती है। वहीं इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार अब्जॉर्बेट कोटिंग इसे लगभग अदृश्य बना देती है। यह 18 टन तक भारी हथियार ले जा सकता है, जिसमें परमाणु बम, पारंपरिक बम और प्रेसिजन गाइडेड मुनिशन शामिल है। यह एक बार ईंधन भरने के बाद करीब 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है, जिसके एक विमान की लागत लगभग $2 बिलियन है। गौरतलब है कि अमेरिका वायुसेना के पास केवल 20 B-2 बॉम्बर विमान है। इसका उपयोग कोसोवो के युद्ध 1999, अफगानिस्तान 2001, इराक युद्ध 2003 और लीबिया 2011 में किया गया था। यह विमान 15 टन के 2 बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है। जानकारी के लिए बता दें कि GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम को आमतौर पर बंकर बस्टर के नाम से जाना जाता है। यह बम दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। यह एक ऐसा सुपर बम है जो जमीन के अंदर छिपे किसी भी बंकर या सुरंग को नष्ट कर सकता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नए ब्लड ग्रुप की पहचान की है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ISBT द्वारा मान्यता भी मिल चुकी है। इस नए ब्लड ग्रुप को EMM नेगेटिव नाम दिया गया है। इसकी पुष्टि फ्रांस की राष्ट्रीय ब्लड एजेंसी फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट द्वारा देश की ग्वाडेलूप नाम की एक महिला में की है, जिसके आधार पर इसे आम बोलचाल की भाषा में ग्वादा नेगेटिव कहा जाता है। यह आधिकारिक तौर पर ISBT द्वारा ISBT 042 के रूप में पंजीकृत है। इसे EMM एंटीजन की अनुपस्थिति से भी परिभाषित किया जाता है, जो सामान्यतः लाल रक्त कोशिकाओं पर पाया जाता है, और इसे हाई इंसिडेंस एंटीजन भी माना जाता है, जो लगभग सभी मनुष्यों में मौजूद होते हैं। ISBT के मुताबिक किसी रक्त समूह को एक नई प्रणाली माना जाने के लिए उसे कई मानदंडों को पूरा करना होता है, जिसमें यह आनुवंशिक रूप से निर्धारित होना चाहिए और विरासत में मिला होना चाहिए। साथ ही सीरोलॉजिकल या आणविक तकनीकों के माध्यम से पहचाना जाना चाहिए तथा इसमें एक संबंध एंटीबॉडी होना चाहिए। EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप की पहचान पहले से ज्ञात 47 रक्त समूह में शामिल होती है, जिससे यह ट्रांसफ्यूजन विमान में 48वें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली बन जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि ISBT 1935 में स्थापित एक वैज्ञानिक सोसाइटी है। यह पेशेवरों का एक वैश्विक समुदाय है जो ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए ज्ञान साझा करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश की दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री को राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच ई-रक्त कोष के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि यह एकीकरण ब्लड बैंक प्रबंधन और रक्त उपलब्धता की जानकारी के लिए किया जाएगा। इस एकीकरण से दुर्लभ रक्त समूह वाले लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विकसित एक केंद्रीकृत प्रणाली पर पहुंच प्राप्त होगी।
उल्लेखनीय है कि भारत में रोगियों की मदद के लिए रेयर डोनर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टरों को दुर्लभ रक्त समूह को जल्दी से खोजने में मदद मिलती है। बता दें कि रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित वर्गीकरण है। सबसे आम रक्त समूह पहचान प्रणाली एबीओ प्रणाली है। यह रक्त को 4 समूहों में वर्गीकृत करती है: ए, बी, एबी और ओ। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, एबी में दोनों एंटीजन होता है और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप के निर्धारण में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक आरएच फैक्टर होता है, जो यह निर्धारित करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। गौरतलब है कि रक्ताधान, अंग प्रत्यारोपण और गर्भावस्था में रक्त समूहों की अनुकूलता महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में कोविड के एक नए वेरिएंट के बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। इस वेरिएंट का नाम रेजर ब्लेड है। रिपोर्ट के अनुसार रेजर ब्लेड वेरिएंट वायरस NB.1.8.1 प्रकार से उत्पन्न हुआ है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन से निकला एक प्रकार है जिसे निम्बस कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को SARS-CoV-2 वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि वर्तमान में स्वीकृत कोविड-19 टीकों के इस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी बने रहने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इसके लक्षण अन्य कोविड-19 स्ट्रेन के समान ही है। इसमें बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहना और थकान शामिल है। बता दें कि SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में पहचाना गया था। कुछ ही समय में यह वायरस तेजी से विश्व स्तर पर फैल गया। मार्च 2020 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया था। महामारी के नियंत्रण के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू किए गए। इस वायरस के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा गई तथा बेरोजगारी और वैश्विक मंदी सहित गंभीर सामाजिक आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। हाल ही में फिनलैंड ने ओटावा कन्वेंशन से हटने के पक्ष में मतदान किया है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। फिनलैंड यह कदम रूस से उत्पन्न सैनिक खतरे के मद्देनजर उठाया है, क्योंकि रूस इस कन्वेंशन का सदस्य नहीं है और यूक्रेन में एंटी पर्सनल लैंडमाइंस का उपयोग कर रहा है। बता दें कि ओटावा कन्वेंशन एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। इसे सितंबर 1997 में ओस्लो में अपनाया गया था और 3 से 4 दिसंबर 1997 को ओटावा, कनाडा में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। यह 1 मार्च 1999 को प्रभावी हुआ। अब तक 165 देशों ने इस कन्वेंशन को अपनाया है। भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही इसे अपनाया है। यह समझौता एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के उपयोग को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। जानकारी के लिए बता दें कि फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा उत्तर में नॉर्वे, उत्तर पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस, पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी और दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी से लगती है। इसे 1000 झीलों वाला देश कहा जाता है। इसकी राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। इसे DPIP यानी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है, जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया जा रहा है। इस पहल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल लेनदेन में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है और साथ ही जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता करना है। यह प्लेटफॉर्म संभावित खतरों की पहचान करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र और विश्लेषण करेगी। इसके माध्यम से धोखाधड़ी से जुड़ी जानकारी को रियल टाइम में साझा किया जाएगा, जिससे समय रहते फर्जी ट्रांजैक्शन की पहचान की जा सकेगी। बता दें कि जून 2024 में RBI ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक समिति गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता NPCI के पूर्व MD और CEO AP होटा द्वारा की जा रही है। RBI के नए आंकड़ों के मुताबिक बैंक धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि पिछले वर्ष के 12,230 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में यह राशि लगभग 3 गुना बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई है। हाल ही में भारतीय मॉनिटर छिपकली वाद्य यंत्र घुमोट की वजह से चर्चा में है। दरअसल घुमोट गोवा का राज्य विरासत वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र के निर्माण में पारंपरिक रूप से भारतीय मॉनिटर छिपकली की खाल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भारतीय मॉनिटर छिपकली को संरक्षण देने के बाद घुमोट निर्माण में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि अभी भी कुछ लोग भारतीय मॉनिटर छिपकली का इस्तेमाल घुमोट निर्माण में करते हैं।
दरअसल भारतीय मॉनिटर छिपकली एक लुप्तप्राय प्रजाति है। बता दें कि भारतीय मॉनिटर छिपकली को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। साथ ही इसे साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। वहीं घुमोट की बात करें तो ये एक पारंपरिक मेम्ब्रेनोफोन ताल वाद्य है। यह गोवा की कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में शामिल है। गोवा के स्थानीय हिंदुओं और ईसाइयों के बीच इसका विशेष महत्व है। मूल रूप से इसे केवल स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा ही बनाया और बजाया जाता है। बता दें कि घुमोट एक मिट्टी के बर्तन से बनाया जाता है जिसके मुंह पर जानवर की खाल होती है, जो आमतौर पर भारतीय मॉनिटर छिपकली की होती है। घुमोट वादक इस कसकर बंधी हुई झिल्ली पर चोट करके तेज ताल बजाता है। हाल ही में अडानी समूह ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया है। यह प्लांट गुजरात के कच्छ में स्थित है। बता दें कि ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के तहत सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। यह मुख्य विद्युत ग्रिड से जुड़ी नहीं होती है और उत्पादन के लिए पूरी तरह से अपने स्वयं के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर होती है। 5 मेगावाट के इस संयंत्र का निर्माण अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि यह पहल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। यह मिशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हासिल करना है। उल्लेखनीय है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व है। यह ऊर्जा का सबसे स्वच्छ रूप भी है, जो जलने पर सिर्फ जलवाष्प पैदा करता है। ग्रीन हाइड्रोजन तब बनता है जब सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली का उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाता है। हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत ने 167 देशों में से 99वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में भारत को SDG सूचकांक में 67 अंक दिए गए हैं। गौरतलब है कि SDG रैंकिंग 2025 में शीर्ष 3 देशों में क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्य को अपनाने के बाद से भारत ने अपनी स्थिति में लगातार सुधार किया है। 2024 में भारत 109वें स्थान पर, 2023 में 112वें स्थान पर, 2022 में 121वें स्थान पर तथा 2021 में 120वें स्थान पर रहा। हालांकि रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर यह संकेत दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों पर वैश्विक प्रगति काफी हद तक रुकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक केवल 17% सतत विकास लक्ष्य ही हासिल किए जा सकेंगे। बता दें कि SDG सूचकांक 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में समग्र प्रगति को मापता है। इसमें 100 का स्कोर सभी लक्ष्यों की पूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। इन लक्ष्यों में गरीबी दूर करना, जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी को स्वच्छ जल की प्राप्ति जैसे लक्ष्य शामिल है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है, जिसमें जीवन की गुणवत्ता के आधार पर दुनिया भर के 173 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। इस वर्ष के इंडेक्स में डेनमार्क के कोपेनहेगन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसने स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में पूर्ण अंक प्राप्त करते हुए 100 में से 98 अंक हासिल किए हैं। वहीं वियना और ज्यूरिख संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद मेलबोर्न ने चौथा और जिनेवा ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। पश्चिमी यूरोपीय शहरों ने मजबूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के चलते शीर्ष 10 में जगह बनाई है। वहीं सीरिया का दमिश्क शहर दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक बना हुआ है। इसके बाद लीबिया का त्रिपोली और बांग्लादेश का ढाका शहर आता है। भारत के प्रमुख शहर दिल्ली और मुंबई दोनों 173 शहरों में से 141वें स्थान पर हैं। यह स्थिति इन शहरों में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा में लगातार समस्याओं को दर्शाती है। जानकारी के लिए बता दी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हर साल इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। यह 173 शहरों में जीवन की गुणवत्ता को मापता है और यह आकलन करता है कि किसी स्थान पर रहना कितना आरामदायक या चुनौतीपूर्ण है। इसमें 5 श्रेणियों स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचा में शहरों की रैंकिंग की जाती है। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। ओटावा कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे सितंबर 1997 में ओस्लो में अपनाया गया था। 2. इसे दुनिया के 160 देशों ने अपनाया है। 3. भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस मिशन की शुरुआत जनवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। 2. यह मिशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। 3. इसका लक्ष्य 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हासिल करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है। 2. इस रिपोर्ट में भारत ने 167 देशों में से 99वां स्थान प्राप्त किया है। 3. एसडीजी रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर फिनलैंड है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ENM नेगेटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी पुष्टि जापान की एक महिला में की गई है। 2. इसे आमतौर पर ग्वादा नेगेटिव कहा जाता है। 3. यह आधिकारिक तौर पर ISBT 042 के रूप में पंजीकृत है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें दुनिया भर के 173 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। 2. इस वर्ष डेनमार्क के कोपेनहेगन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 3. भारत के प्रमुख शहर दिल्ली और मुंबई दोनों 173 शहरों में से 145वें स्थान पर है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि क्रिस्टी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष है। कोवेंट्री जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक स्विमर है, जिन्होंने अपनी करियर में कई मेडल जीते हैं। कोवेंट्री ने साल 2000 से 2016 तक 5 ओलंपिक खेलों में भाग लिया। उन्होंने अभी तक 7 ओलंपिक पदक जीते हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर लाभकारी संगठन है जो ओलंपिक खेलों के आयोजन और ओलंपिक आंदोलन का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में सरकार ने विकसित भारत @2047 के तहत किशोरियों के लिए एक नई कौशल पहल नव्या की शुरुआत की है। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत चिन्हित लड़कियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें कि नव्या कार्यक्रम का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर पारंपरिक और उभरती नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का पायलट चरण 19 राज्यों के 27 आकांक्षी जिलों में शुरू किया जा रहा है। बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में आयोजित 4 दिवसीय बीज उत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में कृषि स्थिरता में देशी बीजों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह महोत्सव तीनों राज्यों में फैली 60 से अधिक ग्राम पंचायतों में एक साथ आयोजित किया गया, जिसमें बीज संवाद, जैव विविधता मेले, बीज वॉल बनाना और वृक्षारोपण अभियान जैसी गतिविधियां शामिल थीं। बता दें कि बीज संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों को सामुदायिक सम्मान जैसे बीज मित्र और बीज माता से सम्मानित किया गया। इस महोत्सव के दौरान प्रदर्शित देशी बीजों में कुछ दुर्लभ और भूली हुई किस्में शामिल थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा, पेरू में स्थित है। यह संस्थान आलू, शकरकंद, अन्य जड़ और कंद फसलों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह के 15 विशेष अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जो कृषि अनुसंधान संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। हाल ही में 26 जून 2025 को भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशे के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना और समुदायों को इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय रूप से शामिल करना है।
इस अभियान के माध्यम से 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को नशे के दुरुपयोग के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें 5.26 करोड़ से अधिक युवा और 3.31 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। हाल ही में नाटो के सदस्य देशों ने 2035 तक अपने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2% से बढ़ाकर 5% करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही सदस्य देशों ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। बता दें कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1949 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तत्कालीन सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। स्वीडन इसका नवीनतम सदस्य है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET की शुरुआत की है, जिसका उपयोग केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में प्रयोग किया गया। इस प्लेटफॉर्म में आयोग के 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म को चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में डिजिटल सुधार और गति लाना है। यह प्लेटफॉर्म चुनावी डेटा को सुरक्षित और वास्तविक समय में प्रोसेस करता है, जिससे चुनावों के परिणाम जल्द और सटीक रूप से मिल सके। हाल ही में बहुप्रतीक्षित एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च किया गया। यह मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसमें ड्रैगन स्पेस स्टाफ ने सफलतापूर्वक दूसरे चरण से अलग होकर आगे की उड़ान भरी। मिशन की कमान पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट निदेशक पैगी विस्टन संभाल रही है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट की भूमिका में है, जबकि हंगरी के टिबोर कबू और पोलैंड के स्लावोस उच्चनास्की विस्नेसिस्की 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहेंगे और मिशन के दौरान वे विज्ञान, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करेंगे।